सबसे खतरनाक मुसाद, सबसे हाईटेक MSS, सबसे प्रोफेशनल MI6, सबसे शातिर FSB। आज मैं आपको बताने वाली हूं दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियों के बारे में, जो अपने देश के दुश्मनों से सरहद पर नहीं लड़ती, बल्कि उनको उनके घर में घुसकर मारती है। नमस्कार, मैं हूं रुचान। जरा सोचिए, एक देश का राष्ट्रपति जिसके पास अपनी पूरी सेना है, हजारों बॉडीगार्ड्स हैं और खुफिया पुलिस का पहरा है, लेकिन फिर भी एक विदेशी एजेंसी का एजेंट उसके ही महल में, उसकी ही सरकार के अंदर भेष बदलकर बैठा रहता है और एक दिन अचानक खबर आती है कि उस राष्ट्रपति का खेल खत्म। ये कोई हॉलीवुड की फिल्म नहीं, बल्कि वेनेजुएला की हकीकत है। अभी जो वेनेजुएला में हुआ उसने दुनिया को हैरान कर दिया है। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हटाने के पीछे जिस अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का हाथ बताया जा रहा है, उसने साबित कर दिया है कि आज के जमाने में जंग सिर्फ तोप और टैंक से नहीं, बल्कि दिमाग और जासूसी से जीती जाती है। लेकिन आज सिर्फ वेनेजुएला की बात नहीं होगी। आज हम उस अदृश्य दुनिया का दरवाजा खोलेंगे जो आपकी और हमारी नजरों से छुपी है। अमेरिका की CIA, इजराइल की मुसाद, भारत की रॉ, पाकिस्तान की ISI, चीन की MSS या रूस की FSB। ये वो नाम है जो बिना किसी बड़ी सेना के दुनिया के किसी भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की कुर्सी हिलाने की ताकत रखते हैं, युद्ध रुकवाने की ताकत रखते हैं, किसी की भी सारी जानकारी जुटाने की ताकत रखते हैं। आखिर इनके पास ऐसी कौन सी जादुई शक्ति है? ये सारा काम ये कैसे करते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, इनमें भर्ती होने वाले लोग कौन होते हैं, जो हमारे बीच आम इंसान बनकर रहते हैं, लेकिन असल में किसी और ही मिशन पर होते हैं और हमें पता भी नहीं लगता। वेनेजुएला में जो तख्ता पलट हुआ है वो रातों रात नहीं हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने वेनेजुएला की सरकार की जड़ों में अपने दीमक छोड़ रखे थे। राष्ट्रपति मादुरो को लगता था कि उनके आसपास सब उनके वफादार हैं, लेकिन उन्हीं के सिस्टम में CIA के मोल्स यानी जासूस छुपे बैठे थे। ये जासूस सालों से वहां एक आम सरकारी कर्मचारी या सैनिक बनकर काम कर रहे थे, सिर्फ सही वक्त का इंतजार करते हुए। कुछ समय पहले वेनेजुएला ने दावा किया था कि उन्होंने अमेरिकी नेवी सील कमांडोज को पकड़ा है जो मादुरो को किडनैप करने आए थे। उस वक्त दुनिया ने इसे मजाक समझा था, लेकिन मादुरो की गिरफ्तारी के बाद जो तस्वीरें सामने आई वो बताती हैं कि अमेरिका का ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व कितना गहरा था। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का काम करने का तरीका यही है। वो सीधे हमला नहीं करती, वो पहले देश के अंदर असंतोष पैदा करती है, फिर विपक्ष को मजबूत करती है और आखिर में सेना या सरकार के किसी बड़े आदमी को खरीदकर तख्ता पलट करवा देती है। इसे रेजिम चेंज ऑपरेशन कहा जाता है। CIA के इतिहास में आप झांकेंगे तो आपको ईरान, इराक, चिली और अब वेनेजुएला जैसे कई उदाहरण मिलेंगे। वेनेजुएला में तेल का विशाल भंडार है और अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि उसके पड़ोस में मादुरो जैसा रूस या चीन का दोस्त राज करे। इसलिए ट्रंप प्रशासन की वापसी के बाद इस मिशन में तेजी आई और नतीजा हम सबके सामने है। एक पूरा देश बदल गया, वहां के राष्ट्रपति को उठा लिया गया बिना किसी बड़े युद्ध के। यही है एक खुफिया एजेंसी की असली ताकत। सबसे पहले इस बात को गहराई से समझिए कि इन खुफिया एजेंसियों की ताकत उनकी बंदूकें या मिसाइलें नहीं, इनकी असली ताकत है इंफॉर्मेशन यानी जानकारी। दुनिया में कहा जाता है कि जिसके पास खबर है उसी के पास पावर है। अमेरिका की CIA हो या भारत की रॉ, ये एजेंसियां एक ही सिद्धांत पर काम करती हैं। दुश्मन के हमला करने से पहले ही उसकी सोच को पकड़ लेना। सेना को बॉर्डर पर लड़ने के लिए भेजा जाता है, लेकिन इन एजेंसियों का काम बॉर्डर के उस पार दुश्मन के घर के अंदर बैठकर उसकी बातें सुनना होता है। जब आप जानते हैं कि सामने वाला अगला कदम क्या उठाने वाला है, तो आप उसे बिना लड़े ही हरा सकते हैं। यही वो चीज है जो इन्हें दुनिया की किसी भी फौज से ज्यादा खतरनाक बनाती है। हाल ही में हमने फिल्म धुरंधर में खुफिया एजेंट के किरदार में रणवीर सिंह को देखा है। इनकी दूसरी सबसे बड़ी ताकत है डिनायबिलिटी यानी मुकर जाने की क्षमता। जरा सोचिए, अगर अमेरिका की आर्मी अपनी वर्दी पहनकर किसी दूसरे देश में घुस जाए तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। लेकिन अगर CIA का कोई एजेंट सादे कपड़ों में वहां जाए, वहां की सरकार के खिलाफ लोगों को भड़का दे या वहां के सिस्टम को जैम कर दे,
अमेरिका साफ कह सकता है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, ये तो वहां की अंदरूनी समस्या है और ये एजेंट हमारा नहीं है, ये भी कहा जा सकता है। इन एजेंसियों के जरिए सरकारें वो सारे गलत काम करती हैं जो वो सीधे तौर पर नहीं कर सकती। इसे शैडो वॉर कहा जाता है, जिसमें हमला तो होता है लेकिन हमलावर का चेहरा नहीं दिखता। अब बात करते हैं खौफ की, जो इनकी तीसरी बड़ी ताकत है। इजराइल की मुसाद या रूस की पुरानी केजीबी को ही ले लीजिए, जो अब एफएसबी है। इनकी ताकत सिर्फ इनके एजेंट नहीं बल्कि इनकी कहानियां हैं। मुसाद के बारे में कहा जाता है कि अगर आपने इजराइल के खिलाफ कुछ किया तो वो दुनिया के किसी भी कोने से आपको ढूंढ निकालेंगे। ये जो मनोवैज्ञानिक डर है, ये आधे दुश्मनों को तो वैसे ही शांत कर देता है। रूस की एजेंसी का तरीका इतना निर्मम होता है कि लोग उनके खिलाफ बोलने से पहले 100 बार सोचते हैं। जब किसी एजेंसी की छवि ऐसी बन जाए कि इनसे बचकर कोई नहीं जा सकता, तो वो एजेंसी अपने आप ही एक महाशक्ति बन जाती है। इनकी ताकत का एक बड़ा हिस्सा टेक्नोलॉजी और पैसे से भी आता है। अमेरिका की CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी और चीन की MSS यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, इनके पास इतना बजट है जितना कई छोटे देशों की कुल अर्थव्यवस्था भी नहीं होती। आज के दौर में चीन की MSS ने पूरी दुनिया में डिजिटल जाल बिछाया हुआ है। आपके फोन से लेकर सैटेलाइट तक और समंदर के नीचे बिछी इंटरनेट केबल्स तक, हर जगह उनकी नजर है। जब किसी देश की खुफिया एजेंसी के पास आपकी बैंकिंग डिटेल्स, आपके नेताओं के सीक्रेट्स और देश के रक्षा प्लान की फाइल्स पहले से मौजूद हों, तो उस देश की सरकार इन एजेंसियों के आगे मजबूर हो ही जाती है। ये बिना गोली चलाए सिर्फ एक क्लिक से किसी देश की बिजली गुल कर सकते हैं या शेयर बाजार गिरा सकते हैं। इनकी ताकत है इनके वो लोग जो नजर में रहकर भी ओझल रहते हैं। हम और आप जैसे दिखने वाले लोग जो शायद किसी दूसरे देश में पत्रकार, डॉक्टर या बिजनेसमैन बनकर रह रहे हैं, लेकिन असल में वो स्लीपर सेल है। पाकिस्तान की ISI इसी ह्यूमन नेटवर्क का इस्तेमाल करके कम पैसों में भी अशांति फैलाने में माहिर है। वहीं भारत की रॉ अपने शांत और सधे हुए ऑपरेशंस के लिए जानी जाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अजित डोवाल, जो 80 के दशक में 1983 से 1987 तक पाकिस्तान में जासूस बनकर रहे। उनका मिशन ये पता लगाना था कि पाकिस्तान परमाणु हथियार बना रहा है या नहीं, क्योंकि भारत के 1974 के परमाणु परीक्षण के बाद पाकिस्तान भी चीन की मदद से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम तेजी से आगे बढ़ा रहा था। डोवाल 6 साल तक काहोता के खान रिसर्च लेबोरेटरीज के आसपास एक भिखारी बनकर रहे। यकीन करेंगे आप, भिखारी बनकर, जहां परमाणु वैज्ञानिक काम करते थे। सबसे बड़ी सफलता उन्हें तब मिली जब उन्होंने एक नाई की दुकान से वैज्ञानिकों के बाल इकट्ठा किए और उन्हें भारत में टेस्टिंग के लिए भेजा। बालों की जांच में यूरेनियम मिला, जिससे साबित हो गया कि पाकिस्तान परमाणु हथियार बना रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि डोवाल की इस खुफिया जानकारी ने पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण को करीब 15 साल लेट करवा दिया और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति को मजबूत किया। ये उस अदृश्य जासूस की ताकत है जो लोगों के बीच रहकर उसी देश की जड़ें खोद देता है। कुल मिलाकर ये एजेंसियां इसलिए ताकतवर हैं क्योंकि ये नियम कायदों से ऊपर काम करती हैं। जहां कानून की सीमा खत्म होती है, वहां से इनका काम शुरू होता है। लेकिन इनका काम बहुत खतरनाक भी होता है, ये सारे एजेंट्स जानते हैं। दुनिया भर की जियोपॉलिटिक्स में इन एजेंसीज को पीएम चेंजर या किंग मेकर ऐसे ही नहीं कहा जाता। इतिहास गवाह है कि जब भी कोई ताकतवर देश ठान लेता है कि उसे किसी दूसरे देश का तख्ता पलट करना है, तो उसकी खुफिया एजेंसी को दूसरे देश के नेता की कुर्सी हिलाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। ये एजेंसियां बैलेट बॉक्स से नहीं बल्कि ब्लैक ऑप्स से सरकारें बदलती हैं। इनका काम करने का तरीका इतना बारीक और शातिर होता है कि आम जनता को लगता है कि वो अपने हकों के लिए क्रांति कर रही है, लेकिन असल में उस गुस्से को हवा देने का रिमोट कंट्रोल किसी खुफिया एजेंसी के हेडक्वार्टर्स में होता है। 1953 में ईरान में सरकार गिराने से लेकर लैटिन अमेरिका और वेनेजुएला तक इन्होंने बार बार साबित किया है कि ये किसी भी देश का नक्शा और नेता दोनों बदल सकती है। सरकारें इनके आगे मजबूर इसलिए नजर आती हैं क्योंकि एक चुने हुए नेता को कानून, संविधान और मीडिया के दायरे में रहकर काम करना पड़ता है, जबकि खुफिया एजेंसीज राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में अंधेरे में काम करती हैं। इनकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कई देशों में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अपनी ही खुफिया एजेंसी से डरते हैं। पाकिस्तान इसका क्लासिक एग्जाम्पल है, जहां आज तक किसी भी चुने हुए प्रधानमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया, क्योंकि वहां माना जाता है कि असली सरकार संसद से नहीं बल्कि ISI और आर्मी के हेडक्वार्टर से चलती है। नेताओं के पास जनता का समर्थन होता है, लेकिन इन एजेंसीज के पास उन नेताओं की सीक्रेट फाइल्स होती हैं।
और यही वो डर है जो बड़ी बड़ी सरकारों को भी घुटनों पर ले आता है। जब हम दुनिया की सबसे बड़ी और खतरनाक खुफिया एजेंसीज की बात करते हैं तो ये लिस्ट सिर्फ नामों की नहीं बल्कि उनके काम करने के खौफनाक तरीकों की है। बिना किसी शक के इस लिस्ट में सबसे ऊपर अमेरिका की CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी आती है। इसे आप खुफिया दुनिया का गूगल समझ लीजिए। इनके पास दुनिया के हर कोने की जानकारी है। इसकी ताकत है बेहिसाब बजट और तकनीक। जहां दूसरे देशों की एजेंसी सोचने में वक्त लगाती है, वहां CIA अपने सैटेलाइट्स और ड्रोन से एक्शन ले चुकी होती है। इनका काम सिर्फ जासूसी करना नहीं बल्कि दूसरे देशों में छुपे अपने दुश्मनों को ढूंढना, उनको खत्म करना और जहां जरूरत हो वहां ऐसी सरकारें बनवाना जो अमेरिका के इशारे पर नाचे। ये सारे इनके काम है। लैटिन अमेरिका से लेकर मिडिल ईस्ट तक अगर कहीं सत्ता पलटती है तो सबसे पहले उंगली CIA पर ही उठती है। 2011 में आपको याद होगा पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मारना CIA की ताकत का बस एक नमूना था। इसके बाद नाम आता है इजराइल की मुसाद का, जो शायद दुनिया की सबसे रूथलेस यानी निर्मम एजेंसी है। इजराइल एक छोटा सा देश है, चारों तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ, इसलिए मुसाद के लिए जासूसी कोई नौकरी नहीं बल्कि जिंदा रहने का सवाल है। इनकी फिलॉसफी बहुत साफ है, दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारो। मुसाद के ऑपरेशंस इतने सटीक होते हैं कि हजारों मील दूर बैठे दुश्मन के फोन में धमाका कर सकते हैं या किसी सुरक्षित बेडरूम में घुसकर अपना मिशन पूरा कर सकते हैं। इनका नेटवर्क छोटा है लेकिन इनका ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी जासूसों का जाल इतना मजबूत है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। फिर आती है रूस की FSB, पूरा नाम फेडरल सिक्योरिटी सर्विस। सोवियत संघ के दौरान ये KGB थी, लेकिन 1995 में इसका नाम बदल दिया गया। अगर मोसाद सर्जिकल स्ट्राइक है तो रूसी एजेंसी हथौड़ा है। इनका काम करने का तरीका ओल्ड स्कूल है, डर और दहशत। ये अपने दुश्मन को माफ नहीं करते। अगर कोई रूस के खिलाफ गद्दारी करके लंदन या बर्लिन भी भाग जाए तो वहां भी उसे जहर दिया जा सकता है या वो संदिग्ध हालात में मारा जा सकता है। इनका अपने देश के अंदर कंट्रोल इतना जबरदस्त है कि रूस में एक पत्ता भी इनकी मर्जी के बिना नहीं हिलता। यूरोप की बात करें तो ब्रिटेन की MI6 का नाम इज्जत से लिया जाता है। जेम्स बॉन्ड फिल्मों की वजह से हम इन्हें जानते हैं, लेकिन असल में ये कूटनीति और जासूसी का बेहतरीन मेल है। ये दिमाग से खेलते हैं। जब दुनिया को लगता है कि ब्रिटेन शांत बैठा है, तब MI6 पर्दे के पीछे साजिशों के तार जोड़ रही होती है। इनके पास अनुभव का खजाना है क्योंकि ये इस खेल में सदियों से है। एशिया में दो नाम सबसे बड़े हैं, भारत की रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और पाकिस्तान की ISI। रॉ का जन्म 1965 की जंग के बाद 1968 में हुआ, जब भारत को महसूस हुआ कि हमें एक ऐसी एजेंसी चाहिए जो दुश्मन के दिमाग के अंदर झांक सके। रॉ की सबसे बड़ी खासियत है इसका लो प्रोफाइल रहना। ये मुसाद या CIA की तरह फिल्मों में अपनी कहानियां नहीं बेचते। इनका काम करने का तरीका बहुत पेशेवर और शांत है। 1971 में जब पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए और बांग्लादेश बना तो उसके पीछे की पूरी कहानी का एक अहम किरदार थी रॉ। उन्होंने मुक्ति वाहिनी को ट्रेन किया, अंदरूनी जानकारी जुटाई और पाकिस्तानी फौज को घुटनों पर ला दिया। रॉ को अक्सर अनसंग हीरोज कहा जाता है क्योंकि इनकी कामयाबी कभी टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनती, लेकिन इनकी वजह से देश कई बार बड़ी मुसीबतों से बच निकलता है। रॉ की फिलॉसफी है बचाव और संतुलन। ये दुनिया भर में भारत के हितों की रक्षा करते हैं, चाहे वो पड़ोसी देशों में भारत समर्थक सरकार बनवाना हो या परमाणु कार्यक्रम की सुरक्षा करना। इनका लक्ष्य अशांति फैलाना नहीं बल्कि भारत के आसपास स्थिरता बनाए रखना है ताकि देश की तरक्की में कोई बाधा ना आए। वहीं पाकिस्तान की ISI एक पहेली है। दुनिया भर में ISI को सिर्फ एक खुफिया एजेंसी नहीं बल्कि सरकार के अंदर एक और सरकार माना जाता है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री कोई भी बने, असली रिमोट कंट्रोल अक्सर ISI के पास ही होता है। इसकी स्थापना तो बंटवारे के बाद 1948 में ही हो गई थी, लेकिन ताकत की नींव 1980 के दशक में पड़ी जब अमेरिका ने सोवियत रूस के खिलाफ अफगानिस्तान में जंग छेड़ी थी। उस वक्त ISI को पैसे और हथियारों की जो ट्रेनिंग मिली, उसका इस्तेमाल उन्होंने बाद में भारत के खिलाफ भी किया। ISI का काम करने का तरीका रॉ से बिल्कुल अलग है। जहां रॉ स्थिरता चाहती है, वहीं ISI अक्सर अपनी ताकत अशांति में ढूंढती है। ये सीधे लड़ने के बजाय आतंकी संगठनों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यही रणनीति अब पाकिस्तान के लिए मुसीबत भी बन गई है। दुनिया भर की नजर में ISI की छवि एक ऐसी एजेंसी की है जो कूटनीति से ज्यादा हथियारों और साजिशों पर भरोसा करती है, जो खुद उनके ही देश को खोखला कर रही है। आज के दौर की नई सुपर पावर है चीन की MSS यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। ये बाकी सबसे अलग है क्योंकि इनका मुख्य हथियार साइबर वॉरफेयर है।
ये सिर्फ नेताओं की जासूसी नहीं करते, बल्कि कंपनियों के ब्लूप्रिंट्स, तकनीक और नागरिकों का डेटा चुराते हैं। आने वाला वक्त इनका है, क्योंकि भविष्य की जंग जमीन पर नहीं बल्कि सर्वर्स और डेटा सेंटर्स में लड़ी जाएगी। जानकारी के मुताबिक एमएसएस में 6 लाख से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसियों में शामिल करता है। इसके जासूसों ने अमेरिका और यूरोप के हजारों लोगों को अपना शिकार बनाया है। चीन के पड़ोसी ताइवान पर हर वक्त एमएसएस के जासूसों की नजर रहती है। अब सवाल आता है कि जब इन एजेंसियों के पास ना तो अपनी कोई फौज है और ना ही टैंक और मिसाइलें, तो फिर दुनिया इनसे डरती क्यों है? देखिए, युद्ध के मैदान में सेना तब लड़ती है जब दुश्मन सामने आ जाता है, लेकिन खुफिया एजेंसीज दुश्मन के घर से निकलने से पहले ही उसकी कमर तोड़ देती हैं। इनकी असली ताकत है दिमाग के साथ खेलना। ये किसी देश को हराने के लिए उस पर बम नहीं गिराती, बल्कि उस देश के अंदर ही ऐसे हालात पैदा कर देती हैं कि लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ हो जाएं। जब आप बिना लड़े, बिना अपनी सेना का एक भी जवान खोए दुश्मन देश की सरकार बदल सकते हैं, तो आपको तोपों की क्या जरूरत? यही वो अदृश्य शक्ति है जो इन्हें किसी भी परमाणु बम से ज्यादा खतरनाक बनाती है। इन खुफिया एजेंसीज का ऑपरेशन 3 बड़े स्तरों पर चलता है। पहला है ह्यूमिंट, यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस। ये सबसे पुराना और भरोसेमंद तरीका है। इसमें ये दुश्मन देश के अंदर अपने जासूसों का जाल बिछाते हैं। ये जासूस कोई फिल्मी हीरो जैसे नहीं होते, बल्कि आपके और हमारे जैसे आम लोग होते हैं। शायद कोई पत्रकार हो, कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, या सेना का कोई नाराज अफसर। पैसे, पावर या हनी ट्रैप्स का इस्तेमाल करके इन्हें अपना बनाया जाता है और फिर ये देश के सीक्रेट्स बाहर भेजते हैं। वेनेजुएला में सीआईए ने यही किया। उन्होंने मादुरो के करीबियों को ही तोड़ लिया। दूसरा तरीका है टेकिट, यानी टेक्निकल इंटेलिजेंस। आज के डिजिटल दौर में आपका मोबाइल ही आपका सबसे बड़ा जासूस है। अमेरिका की सीआईए हो या चीन की एमएसएस, ये हवा में उड़ते सिग्नल्स को कैच करते हैं। समंदर के नीचे बिछी इंटरनेट केबल से लेकर अंतरिक्ष में घूमते सैटेलाइट्स तक इनकी नजर हर जगह है। ये आपकी बातें सुनते हैं, ईमेल पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि दुश्मन क्या प्लान कर रहा है। कई बार सरकारें गिरने की वजह कोई लीक हुआ ऑडियो टेप या वीडियो होता है, जो इन्हीं एजेंसीज का काम होता है। और तीसरा सबसे खतरनाक काम है कोवर्ट ऑपरेशंस। जब बातचीत और जासूसी से बात नहीं बनती तो एक्शन लिया जाता है। इसमें शामिल है दूसरे देश में दंगे भड़काना, चुनाव को प्रभावित करना या किसी बड़े नेता की हत्या करवाना। ये सब इतने गुप्त तरीके से किया जाता है कि कोई सबूत नहीं बचता। असल में ये एजेंसीज देश की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी हैं और ऑफेंस भी, जो अंधेरे में रहकर देश का भविष्य तय करती है, और दुश्मन का भी। अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर। आखिर इन खुफिया एजेंसीज में काम करने वाले लोग होते कौन हैं? क्या ये सब हॉलीवुड फिल्मों के जेम्स बॉन्ड जैसे 6 पैक एब्स वाले, सूट बूट पहनने वाले लोग होते हैं? बिल्कुल नहीं। हकीकत में ये इससे बहुत अलग और साधारण होते हैं। एक असली जासूस वो है जो भीड़ में ऐसा खो जाए कि आप उसे नोटिस ही ना करें। जैसे मैंने आपको बताया था, अजय डोवाल भिखारी बनकर रहे पाकिस्तान में। वो आपके पड़ोस में रहने वाला सीधा साधा क्लर्क हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, किसी ट्रैवल एजेंसी का कर्मचारी हो सकता है। इनका सबसे बड़ा हथियार बॉडी बिल्डिंग नहीं, बल्कि उनका दिमाग और बातचीत करने का तरीका होता है। इन्हें ऐसे ट्रेन किया जाता है कि किसी से भी दोस्ती कर सकें और सामने वाले के पेट से बात निकलवा लें, गहरी से गहरी। इनकी भर्ती प्रक्रिया भी बहुत अनोखी होती है। दुनिया की बड़ी एजेंसीज जैसे CIA और MI6 अक्सर बड़ी यूनिवर्सिटीज जैसे हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड से सीधे टैलेंट उठाती हैं। उन्हें ऐसे नौजवान चाहिए होते हैं जिनका IQ बहुत तेज हो, जो कई भाषाएं बोल सकें और जिनका दुनिया को देखने का नजरिया अलग हो। वहीं भारत की रॉ और IB का तरीका थोड़ा अलग है। ये ज्यादातर अपने फील्ड एजेंट्स को पुलिस सर्विस, सेना या पैरामिलिट्री फोर्सेस से चुनते हैं, क्योंकि उनके पास पहले से ही अनुशासन और हथियार चलाने की ट्रेनिंग होती है। लेकिन अब समय बदल रहा है और एजेंसियां सीधे कॉलेज कैंपस से कंप्यूटर हैकर्स, डेटा एनालिस्ट और वैज्ञानिकों को भी भर्ती कर रही हैं, क्योंकि आज की जंग मैदान में कम और कंप्यूटर स्क्रीन पर ज्यादा लड़ी जा रही है। इसकी चयन प्रक्रिया इतनी सख्त होती है कि हजारों में से कोई एक चुना जाता है। इनका बैकग्राउंड चेक इतना गहरा होता है कि आपकी बचपन की गलतियां भी ये ढूंढ निकालते हैं। एक बार सिलेक्ट होने के बाद इनकी ट्रेनिंग शुरू होती है, जो किसी नर्क से कम नहीं होती। उन्हें झूठ बोलना, भेष बदलना, ताले तोड़ना और बिना हथियार के दुश्मन को काबू करना सिखाया जाता है। लेकिन सबसे जरूरी ट्रेनिंग होती है अपने मुंह पर ताला लगाना। इन्हें सिखाया जाता है कि अपनी पहचान अपने परिवार तक से कैसे छुपानी है। ये नौकरी नहीं, एक लाइफस्टाइल है, जहां आपको गुमनामी में जीना होता है और देश के लिए गुमनामी में ही मरना भी पड़ सकता है। एक सीरीज आई है फैमिली मैन, देखते हैं ना आप लोग, कुछ कुछ वैसा ही।
तो वेनेजुला में मादुरो का तख्तापलट सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि सबके लिए एक इशारा है। इशारा ये कि आज की दुनिया में संप्रभुता सिर्फ एक शब्द बनकर रह गया है। अगर आपके देश की खुफिया दीवारें कमजोर हैं तो 7 समंदर पार बैठी कोई अदृश्य ताकत आपके घर का फैसला सुना सकती है। मेरा मानना है कि खुफिया एजेंसी जरूरी बुराई, जिसे हम नेसेसरी इविल कहते हैं ना, उसकी तरह है। हर देश को अपनी सुरक्षा के लिए एक मजबूत ढाल और एक तेज तलवार चाहिए, और ये एजेंसीज वही काम करती है। लेकिन सवाल तब उठता है जब एजेंसीज कूटनीति छोड़कर लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने लगती है। सवाल उठता है कि क्या भविष्य में सरकारें जनता के वोट से बनेंगी या किसी बंद कमरे में बैठी खुफिया एजेंसी की सीक्रेट फाइल से तय होंगी? ये सोचना बहुत जरूरी है। खैर, आपको क्या लगता है? क्या भारत की रॉ आज दुनिया की इन बड़ी ताकतों को टक्कर देने के लिए पूरी तरह तैयार है, या हमें भी अपनी टेक्निकल इंटेलिजेंस को और मजबूत करने की जरूरत है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर भेजें। और अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया और आपको उस अदृश्य दुनिया की झलक मिली जो खबरों के पीछे छुपी होती है, जो अनकही होती है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कड़क को भी जरूर सब्सक्राइब करें। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।